विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में फिर से वह देश कौन सा है इस कविता का उर्वरित अंश पढ़ने वाले हैं। तो चलो फिर से हम इस कविता का गायन कर लेते हैं और समझ लेते हैं इस कविता के बाकी अंश को। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे, सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति के जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहरती, आनंद में जहाँ है, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। पिछली बार हमने पढ़ा था इस कविता का कुछ अंश। वहाँ पे हमने देखा था कि कवि हमें हमारे देश के बारे में अलग अलग तरह से जानकारी दे रहे हैं। वह देश कौन सा है, इस तरह का प्रश्न पूछकर हमसे हमारे भारत की, हमारे देश की बहुत सारी जानकारी और विशेषताएं बता रहे हैं। पहले उन्होंने हमें समझाया है कि जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। रत्नेश, रत्नेश माने क्या बताया था मैंने आपको? सही, रत्नेश माने सागर या समंदर, जो कन्याकुमारी की तरफ नीचे है। और इसकी कल्पना कवि ने की है कि चरण माने पद, चरण माने पद। यह कौन धो रहा है? यह सागर निरंतर
हमारे देश की चरण धोकर सेवा कर रहा है। और इसका मुकुट कौन सा है? इसका मुकुट है हिमालय। जैसे राजा महाराजाओं के सर पर जैसे ताज होता था, उसी तरह यहाँ पर हिमालय हमारे देश का मुकुट है, जो हमारे देश की शोभा बढ़ाता है। सिर्फ शोभा ही नहीं बढ़ाता, तो वो हमारे देश की रक्षा के लिए डटकर खड़ा है। हर किसी मुसीबत से, समस्या से, युद्ध से वो हमें बचाता है। इसीलिए ये जो ताज है, यह हमारे भारत की शान है। यह हमारे भारत की शोभा ही नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारा धैर्य भी बढ़ाता है। कवि ने हमसे कहा था कि नदियां भी है जो यहाँ की, वह कौन सी है? सुधा वाली यानी अमृत वाली नदियां यहाँ पर बहती हैं। तो ऐसा हमारा सुंदर देश है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति रहते हैं वो अभिमान से कहते हैं कि यह मेरा देश है, यह मेरा भारत है। जैसे कवि ने शुरुआत में कहा था, मनमोहिनी प्रकृति, मतलब प्रकृति के गोद में हमारा देश रहता है। और उसी तरह हिमालय, कन्याकुमारी का रत्नेश, ये सारे जो सागर हैं, यह हमारे भारत का चरण स्पर्श कर रहा है, धो रहा है। उसी तरह कवि हमें आगे बताते हैं कि यहाँ पर इस देश में रहने से हमें स्वर्ग का अनुभव होता है। स्वर्ग की सुंदरता का वर्णन आपने सुना ही होगा। उसी तरह की सुंदरता हमारे देश में है। इसीलिए हमारा ये जो देश है बहुत ही सुंदर, मनमोहक है, जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। और फिर कवि ने ये भी हमें समझाया था कि यहाँ पे जो फल है, कंद है, नाज है, माने अनाज है, वो भी बहुत मीठा है। देश के कोने कोने में अलग अलग फलों का उत्पादन लिया जाता है। हर एक कोना हर एक अनाज के लिए, फलों के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह हमारा देश बहुत सारे प्रसून माने सुंदर सुंदर फूलों के बाग बगीचे से भी हमारा देश बहुत ही संपन्न है। तो अब चलते हैं अगले स्टांजे की ओर। कवि और क्या विशेषताएं हमें बताना चाहते हैं वो हम पढ़ते हैं। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहरती, आनंद में जहाँ है वह देश कौन सा है? मैदान माने आप सब जानते हैं, जैसे खेलों के हैं या फिर खेती के हैं। गिरी माने पर्वत, पहाड़। ये गिरी, माउंटेन जो है, ये क्या है? ये हमारे देश की शान है। भारत में सिर्फ एक ही पर्वत या एक ही गिरी नहीं है, तो भारत में कई सारे अलग अलग दिशाओं में अलग अलग पर्वत बसे हुए हैं, जो हमारे भारत में हरियाली लहराते हैं। हरियाली, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा भारत देश किसानों का देश है। यहाँ पर मैदानों में खेती की जाती है। और इतना ही नहीं, तो पर्वत पहाड़ों पर भी जहाँ भी मैदान भाग मिले वहाँ पर भी अलग अलग वनस्पतियों का उत्पादन लिया जाता है। और भारत वनों के लिए और वनों में मिलने वाली आयुर्वेदिक औषधि के लिए तो पहले से ही प्रसिद्ध है। तो भारत में ये सारी हरियाली मीन्स ग्रीनरी लहराती है, क्योंकि भारत देश प्रकृति की गोद में बसा है। इसीलिए यहाँ पर खेतों में, मैदानों पर, पहाड़ों पर, वनों में हरियाली ही हरियाली लहराती हुई हमें नजर आती है। आनंद में जहाँ है वह देश कौन सा है? और देखो, जहाँ पे हरियाली है, प्रकृति है, ऐसे प्रसन्न वातावरण को देखकर हम और ऐसे आनंदमय देश में हम रहते हैं, फिर भी कवि हमसे पूछते हैं कि वह देश कौन सा है जहाँ पर पर्वतों पर, वनों में, मैदानों में हरियाली है, लहराती है, और उन्हें देख हमारा जो मन है वो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, खुशियों से भर जाता है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? पहले तो कवि हमें कहते हैं कि हमारे भारत में हरियाली लहराती है। तो ये हरियाली माने क्या? तो हरियाली माने हमारे देश में लिए जाने वाले विविध तरह की फसलें, फलों के उत्पादन, जिसके अनंत धन से, अनंत माने कभी न खत्म होने वाला,
अनंत माने कभी न खत्म होने वाला धन। यह धन कहाँ है? हमारे भारत में है। बहुत सारे अनाजों के रूप में, फलों के रूप में, वनस्पतियों के रूप में, औषधियों के रूप में हमारा भारत आयुर्वेदिक औषधि के रूप में आज पूरे जग में प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि भारत में पहले से ही ऋषि मुनियों ने तरह तरह की वनस्पतियों की खोज वनों से की थी और उसी औषधि का उत्पादन कर वह लोगों का इलाज करते थे। और धीरे धीरे भारतवासी भी अपने आयुर्वेद का महत्व तो जानने लगे हैं, लेकिन इस आयुर्वेद का महत्व पूरा जो जग है, पूरा जो वर्ल्ड है वो भी जानने लगा है। इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिसके अनंत धन से, अनंत मतलब कभी न खत्म होने वाला धन, ना जिसे कोई चुरा सकता है, ना कोई हमसे छीन सकता है। भारत की धरती पर जो भी बीज बोया जाता है वह भारतीयों के लिए बहुत ही आनंदमय और सुखमय होता है। किसान जो भी फसल अपने खेतों में लगाता है, जब वह अनाज के रूप में, फलों के रूप में आती है तो उसे देखकर वह बहुत ही प्रसन्न होता है, क्योंकि वही उसका धन होता है। तो ऐसा पूरा हमारा भारत देश ऐसे अनंत धन से भरा पड़ा है और इसके लिए भारत को संसार का शिरोमणि, संसार माने जगत, इसीलिए भारत को पूरे संसार का शिरोमणि कहा जाता है। शिरोमणि मतलब सबसे ऊपर स्थान रखने वाला, सबसे मुख्य स्थान बना रखने वाला। यह सबसे ऊंचा जो स्थान होता है उसे कहते हैं शिरोमणि, सर पर रखे जाने वाला ऊपर का ताज। इसीलिए कवि हमें कहते हैं कि संसार का शिरोमणि है वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था सभ्य रहेगा, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। जिस तरह से हमारा भारत देश किसानों का देश, हरियाली का देश मानकर सारे संसार में पहचाना जाता है, उसी तरह भारत हमारे संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। भारत की जो संस्कृति है वो सभ्य संस्कृति है और इस भारत की इस संस्कृति को सारा जग पहचानता है। हमारी संस्कृति जो है अतिथि देवो भव है, सबको अपना बनाने वाली है, सबका हंसकर स्वागत करने वाली है। हमारे संस्कृति में बड़ों का आदर, छोटों को प्यार, मेहमानों का सत्कार किया जाता है और हर कोई बात सभ्यता, सभ्यता माने ईमानदारी, और जो ईमानदारी हमारे भारत में है और कहीं नहीं। हमारा देश पहले से ईमानदार था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हमारा देश सभ्य था, सभ्य है और सभ्य रहेगा, यह हमें कवि यहाँ पर समझाना चाहते हैं और कहते हैं जन जन का दुलारा। जन जन माने लोग, जन माने लोग, लोगों का कौन है वह दुलारा है। भारत में रहने वाले लोगों का तो वह सबसे प्यारा है, लेकिन भारत के बाहर जो है उन लोगों का भी वह प्यारा है, क्योंकि भारत सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है, अपने खेती के लिए प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं तो अपने आप में एक स्थान भारत ने पूरे जगत में निर्माण किया है। इसीलिए जन जन का दुलारा, दुलारा माने प्यारा, सबका प्यारा, यह हमारा भारत देश है। नव क्रांति के पुजारी। नव क्रांति, हम सब जानते हैं कि पहले भारत पर अंग्रेजों ने राज्य किया था, तो इस भारत को, इस भारत माता को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत सारे जो हमारे क्रांतिकारक है उन्होंने अपना बलिदान दिया था। उन्होंने ना अपने परिवार के बारे में सोचा, ना अपने भविष्य के बारे में सोचा, उन्होंने सोचा तो सिर्फ अपने देश के बारे में। और नव क्रांति, जिन्होंने नई क्रांति बनाकर हमारे देश को स्वतंत्रता दी। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता के साथ साथ हमारे देश को आधुनिकता, शिक्षण, संस्कार, संस्कृति को बढ़ावा दिया। वो नव क्रांति के पुजारी सपूत, सपूत माने पुत्र, जो वीर पुत्र है वो हमारे भारत देश के हैं। इसीलिए हम क्या है, उनके पुजारी है, उनकी पूजा करते हैं, जिन्होंने इस क्रांति में, इस देश को बढ़ाने में, इस देश को चलाने में, इस देश को आगे बढ़ाने में जिनका हाथ है उनकी हम पूजा करते हैं, यह कवि यहाँ पर कहते हैं। और जिस भारत में ऐसे क्रांतिकारक लोग रहते हैं, क्रांतिकारक पुजारी हैं, ऐसा देश कौन सा है?
भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है, जहाँ पर नव क्रांति हुई है, जहाँ पर हरियालियां लहराती हैं, जहाँ पर हिमालय है, जहाँ पर रत्नेश है और जहाँ पर प्रकृति ही प्रकृति का सौंदर्य है। ऐसा देश और कोई नहीं, तो आखिर में हमें वह हमारे देश का नाम तो कहते हैं, भारत सिवाय वह देश कौन सा है। दूसरा के सिवाय महान, इतना क्रांतिकारी और इतना तेजोमय नहीं हो सकता। भारत सिवाय तो ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इतना तेजोमय है, इतना सारे जग में प्रसिद्ध है। इसीलिए हमें हमारे भारत के बारे में हमेशा अभिमान से कहना चाहिए कि मैं भारत में रहता हूँ, मेरा भारत महान, आई लव माई इंडिया। चलो अब देखते हैं कविता में आए हुए शब्दार्थ। गिरि माने पर्वत, धन माने संपत्ति, संसार माने विश्व या जगत, दुलारा माने प्यारा। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कविता आपको समझ में आई ही होगी और फिर इसका पठन कीजिए और अपने आप में इसका अर्थ समझने का भी प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।